हेलो। तो आ जाओ, थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया है कि बॉडी, जैसे मान लो कि ये है, कि बॉडी यहाँ पे एकदम रिलैक्स्ड है। बॉडी को हमने छोड़ दिया। तो बॉडी को जब छोड़ोगे तो बॉडी नीचे आएगी, और बॉडी तब तक नीचे आएगा जब तक बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। और जिस समय बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी उसी समय स्प्रिंग का इलॉन्गेशन मैक्सिमम होगा। तो अपने को कह रहा है, बताओ भाई, मैक्सिमम पॉसिबल इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग। चलो फाइंड करो। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल इलॉन्गेशन द स्प्रिंग। फाइंड करे जरा, स्प्रिंग में मैक्सिमम पॉसिबल इलॉन्गेशन कितना होगा। एक बात तो समझ में आ रहा है कि जब यहाँ से छोड़ोगे और बॉडी यहाँ आएगी, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है जीरो और यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी है जीरो। तो यहाँ से यहाँ आपने वही एनर्जी बैलेंस्ड इक्वेशन लगाना। और तरीका मैंने बताया कि सबसे पहले हम लिखते हैं डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब है ये वाला फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये वाला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छी बात ये है कि फाइनल वाला भी जीरो है, इनिशियल वाला भी जीरो है। उसके बाद जो टर्म आता है वो आता है जीपी का। तो जीपी में हम लोग रेफरेंस लेवल यहाँ मान के लिखेंगे। ये वाला इनिशियल है, ये वाला फाइनल, और हमने रेफरेंस लेवल यही मान लिया है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी एक्स। तो आप देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख दिया। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बाद आता है ईपी। तो जब ये बॉडी यहाँ थी तो बॉडी रिलैक्स था, जब बॉडी नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा। तो स्प्रिंग की एनर्जी स्टोर्ड होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। पहले कोई एनर्जी नहीं था, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं, मतलब उनका वर्क डन जीरो। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू दो आएगी, एक तो जीरो और एक एक्स की वैल्यू आएगी 2 mg/k। ये आपको बता रहा है कि जीरो वेलोसिटी दो जगह पे होगा, एक एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो ये वाला जो आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला है, और ये वाला जो आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला है। यानी मैक्सिमम पॉसिबल इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग बिकम्स 2 mg/k। ठीक है। अब एक बात सुनो, ये तो हो गया। लेकिन इसी प्रॉब्लम को कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं। बच्चों का कहना होता है कि देखो सर, यहाँ पे चूंकि स्प्रिंग एकदम रिलैक्स्ड है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, इस बॉडी का वेट। तो जैसे हम इस बॉडी को छोड़ेंगे तो बॉडी का वेट डोमिनेट करेगा और बॉडी नीचे आना स्टार्ट करेगा। बॉडी जैसे जैसे नीचे आता जाएगा स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा जो कि इधर लगेगा, और एमजी इधर।
लेकिन स्टार्टिंग के मोमेंट पे mg की वैल्यू ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू स्प्रिंग फोर्स, तो बॉडी नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा। और एक पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू के वेट को बैलेंस कर ले। तो लोग कहते हैं कि जहां पे ये बैलेंस होगा वही स्प्रिंग का मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा। चलो एक काम करते हैं, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे का नाम कर देते हैं एक्स नॉट। आप कह रहे हो कि इस मोमेंट पे स्प्रिंग फोर्स और वेट दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी एफ स्प्रिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एम जी, यानी के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी। तो एक्स नॉट की वैल्यू हो गई एम बाई के। मजेदार बात है कि देखो इस तरीके से आंसर आ रहा है एम जी बाई के, और पिछले वाले तरीके से आंसर आया था टू एम जी बाई के। अब पहले तो मुझे एक बात बताओ कि सही आंसर कौन सा है, एम जी बाई के वाला या टू एम जी बाई के वाला, और क्यों? हाँ जी, कौन बताएगा कि करेक्ट आंसर एम जी बाई के है या टू एम जी बाई के है? प्रभु जी कह रहे हैं टू एम जी बाई के, और दोनों ही कह रहे हैं, और तेजस भी। लेकिन क्यों, क्या आप बता सकते हो आंसर एम जी बाई के क्यों नहीं हो पाया? एम जी बाई के वाला लॉजिक भी तो सही है। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब स्प्रिंग फोर्स उसके वेट को बैलेंस कर लेगा, तो उस समय जो स्प्रिंग का एलोंगेशन रहा होगा वही मैक्सिमम होना चाहिए। तो क्या दिक्कत है? बताओ। बेटा एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, mg तो ऑलरेडी इंटरनल फोर्स है, क्योंकि उसका हमने पोटेंशियल लिखा है। तो mg तो एक्सटर्नल होगा नहीं। तो इसका लॉजिक ये है, ध्यान से सुनो, आंसर करेक्ट है टू एम जी बाई के। और क्यों करेक्ट है वो समझो। तेजस कुछ बोल रहा है, बोल बेटा फटाफट। तेजस, प्रभु जी कुछ वापस आएगा नीचे। हाँ, उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पे बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब dv बाई डी टी जीरो हो गया। और dv बाई डी टी जीरो हो गया, इसका मतलब v तो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम मिनिमा। मतलब जब ये बॉडी यहाँ पे होगी तो नेट फोर्स बॉडी पे जीरो हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। जब यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो एक बात है कि ये बॉडी यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये और आगे बढ़ेगा, और तब तक आगे बढ़ेगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो फाइनल वेलोसिटी करके जो हम x निकालेंगे वही हमारा x मैक्स होगा। और याद करो, फाइनल वेलोसिटी जीरो करके जो x मैक्स हमने निकाला था, तो उसका आंसर आया था टू एम जी बाई के। इनफैक्ट यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अगर बॉडी पे यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता और बॉडी की वेलोसिटी भी यहाँ पे जीरो होती,
का मतलब बॉडी फिर आगे नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद भी बॉडी नीचे जा रहा है। हम ये वेलोसिटी निकाल के देख भी सकते हैं कि यहाँ जो वेलोसिटी आएगी वो नॉन जीरो आएगी। आओ चेक करके देखते हैं। अब हमारे लिए एक नया क्वेश्चन हो गया। नया क्वेश्चन क्या हो गया? नया क्वेश्चन हो गया कि भाई ये ब्लॉक है, हम यहाँ से mg/k डिस्टेंस पे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। हम यहाँ से mg/k डिस्टेंस नीचे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। अगर वेलोसिटी जीरो आ गई तो यही हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम इलॉन्गेशन का, और नहीं आया इसका मतलब ये नहीं होगा। तो और चेक करते हैं। इस बार अपने को फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो हम लिखेंगे हाफ mv² माइनस जीरो। यहाँ का लिखेंगे जीपी, तो जीरो हो जाएगा फाइनल, और इनिशियल हो गया mg इंटू एच, और एच का मतलब हो गया mg/k। ठीक है। फिर स्प्रिंग वाली एनर्जी हाफ के एक्स का स्क्वायर मतलब mg/k का होल स्क्वायर। इनिशियल है जीरो, और कुछ है नहीं। अब इसको सॉल्व करके हमारा टारगेट है v की वैल्यू निकालना। देखते हैं v की वैल्यू कितनी आ रही है, आओ देखते हैं। तो लिखेंगे, हम यहाँ लिख रहे हैं, जगह नहीं है थोड़ा, तो हम इधर लिख रहे हैं हाफ mv²। इसको और उसको दोनों को उधर ले जाओ, क्या आ गया m²g² माइनस m²g²/2k। को सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा m²g²/2k से 2 उड़ा दो, m से m उड़ा दो। यहाँ से देखोगे v की वैल्यू आ जाएगी g√m/k। आप देख सकते हो कि ये जो वेलोसिटी आ रही है, यहाँ वाली वेलोसिटी ये नॉन जीरो आ रही है। इसका मतलब जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगा तब बॉडी की वेलोसिटी जीरो नहीं है। इसका मतलब बॉडी और नीचे जाएगा, और जब तक नीचे जाएगा जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। यानी स्प्रिंग का मैक्सिमम इलॉन्गेशन जीरो वेलोसिटी वाले से आएगा, ना ही जीरो फोर्स वाले से। हाँ, कभी कभी आंसर ये भी हो सकता है, ये वाला। तुम बोलोगे ये वाला आंसर कैसे होगा? तो ये वाला आंसर होने के लिए एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है देखो, अगर आप ब्लॉक को धीरे 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 नीचे ला रहे हो, मतलब आप बॉडी को एक्सलरेट होने ही नहीं दे रहे हो, तो बॉडी वेलोसिटी गेन नहीं कर पाएगी। और जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा बॉडी वहीं पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अगर बॉडी को धीरे 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 पकड़ के नीचे लाया जाए, उस केस में जो एक्स मैक्स आएगा उसकी वैल्यू mg/k होगी। और बॉडी को पकड़े थे और छोड़ दिए, उस केस में आंसर 2mg/k। क्या ये पूरी कहानी आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अरे क्या, कब वेलोसिटी जीरो कब होगा नहीं होगा, पूरी कहानी समझ गए? चलो, अब हम लोग लेते हैं इसका, अब इसी के थोड़े और एप्लीकेशन कर लेते हैं, आ जाओ। जैसे ये है, एक तो क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन ये है।
में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, और एक दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ब्लॉक मैक्सिमम कितने अमाउंट से नीचे जाएगा, या फिर पुली कितने अमाउंट से मैक्सिमम नीचे जाएगा। तो ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन में आपको समझाते हैं, इस वाले में समझाते हैं, वो आप ट्राई करना, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो आपको निकालना है फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल elongation in spring। दूसरा फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच मास m कैन फॉल। या फिर वही बात हम पुली के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना जरा। जैसे आपको निकालना है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना होगा, तो आप ऐसे समझो। एक बात तो आपको पता है कि भैया स्प्रिंग का मैक्सिमम इलॉन्गेशन तब होगा जब बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो हम ये मान रहे हैं कि बॉडी एक्स अमाउंट नीचे आने के बाद इसकी वेलोसिटी दोबारा 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर जब ये ब्लॉक एक्स अमाउंट से नीचे आया होगा, इस प्रोसेस में स्प्रिंग कितने अमाउंट से एलोंगेट होगा? हाँ जी, जल्दी रिस्पॉन्ड करो। ब्लॉक अगर एक्स अमाउंट से नीचे आने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, तो स्प्रिंग 2x अमाउंट से एलोंगेट हो जाएगा। चलो भाई, अब इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे, ध्यान से एकदम। बॉडी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, इनिशियल भी 0, तो 0 माइनस 0, बड़ा अच्छा हो गया। पोटेंशियल के लिए हम रेफरेंस लेवल इसी को मानेंगे, और इसी को जब मानेंगे तो फाइनल पोटेंशियल 0, इनिशियल हो गया mgx। अब आता है ईपी का चक्कर। समझ में आ रहा है कि ये स्प्रिंग फाइनली 2x अमाउंट से elongated है, तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड होगी हाफ के 2x का होल स्क्वायर। इनिशियल था 0, ना स्प्रिंग फोर्स है ना कोई एक्सटर्नल एजेंट है, मतलब 0 प्लस 0। आंसर जब निकाल के देखेंगे तो आ जाएगा 4k x² 2 इज इक्वल टू mg x। x काट दो तो आप देखोगे x की वैल्यू आ जाएगी mg/2k। और जैसे आपका आंसर आया आप हो गए खुश, लेकिन आपको खुश नहीं होना है, ध्यान देना है। ये जो x आया है वो ये आया है, इसका मतलब ये ब्लॉक मैक्सिमम कितने अमाउंट से नीचे जाएगा ये उसका आंसर है। लेकिन अगर आपको निकालना है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना होगा, तो जो आंसर आया है उसमें और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे बात मेरी समझ गए क्या? पहले बताओ अच्छे से। अब क्या होता है सुनो, एग्जाम में क्या करना है अब हम आपको समझा रहे हैं वो बात, सुनो जरा ध्यान से। मान लो आपको एग्जाम में निकालना है कि ये ब्लॉक कितने अमाउंट से नीचे जाएगा, तो जिस जो निकालना है आप उसको एक्स मानो। अगर निकालना है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा, तो आप उसको एक्स मानो। तो आप इसको एक्स मानोगे तो ये कितने अमाउंट से नीचे जाएगा?
x/2 बिल्कुल सही। और फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन डालो, तो x जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आप समझ पाए कि नहीं सब समझ पाए, जल्दी बताओ। मेरा कहना है कि जो निकालना है उसी को ही x मान लिया जाए, झंझट ही खत्म। सॉल्व किए, x निकाले, अपना वही आंसर हो गया। ठीक है ना। चलो, तो आप एक काम कीजिए, अब आप जरा सॉल्व करके दिखाइए। इस स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा, ट्राई कीजिए। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल elongation in the spring shown in the figure। देखते हैं प्रभु जी। और ये अगर आपसे पूछे कि ब्लॉक मैक्सिमम कितने अमाउंट से नीचे जाएगा, तो आंसर क्या होगा। कूली मैक्सिमम कितने अमाउंट से नीचे जाएगा, तो क्या आंसर होगा। कूली कितने अमाउंट से नीचे जाएगा, ये बताओ। नहीं, हम जो मूवेबल पुली है उसकी बात कर रहे हैं, तो हाँ, बिल्कुल सही। हाँ प्रभु जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। वेरी गुड। बाकी बताइए जरा फटाफट। हाँ जी, बाकी लोग भी बताइए फटाफट।
कह रहे बताओ स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना इलोंगेशन होगा, ब्लॉक कितने अमाउंट से नीचे आएगा, पुली कितने अमाउंट से नीचे आएगा, फटाफट जरा फाइंड करो। जल्दी बताओ क्या आएगा, फटाफट, कुछ नहीं है, लिखो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। आ गया सबका? हाँ जी बताओ फटाफट, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जैसे अभी किए हम लोग। चलो हम समझाते हैं। सॉरी। तो अगर हम ये मान ले कि स्प्रिंग का मैक्सिमम इलॉन्गेशन एक्स है, तो समझ में आ रहा है कि ये जाएगा नीचे 2x, यहाँ तक कुछ जाएगा, बस एनर्जी कंजर्वेशन डाल दो। क्योंकि मैक्सिमम इलॉन्गेशन की बात कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होगा, और पहले भी जीरो है। इक्वेशन फ्रेम करना स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। जीरो माइनस जीरो, जीपी लिख रहे हैं, जीरो माइनस एम जी एक्स के बाद आएगा ईपी की बारी, तो लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो। में गड़बड़ किया ना मैंने, ये वाला 2x और कुछ है नहीं, तो जीरो प्लस जीरो। तो आप देखोगे x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एज 4 mg/k। तो x की वैल्यू आ गई 4 mg/k। तो साफ दिख रहा है कि जितना स्प्रिंग इलोंगेट होगा पुली उतना ही नीचे आएगा, तो पुली कितना मैक्सिमम नीचे आएगा, तो वही 4 mg/k। और ब्लॉक मैक्सिमम कितना नीचे जाएगा, तो आंसर है 2x, तो आंसर हो जाएगा 8 mg/k। बिल्कुल सिंपल सा कहानी, क्या दिक्कत है बताओ। चलो एक और दे रहे हैं, इस बार करके दिखाना। बताओ ये ब्लॉक मैक्सिमम कितने अमाउंट से नीचे जाएगा, जल्दी बताओ। फाइंड the maximum distance moved by the block in the diagram shown in the figure
बताइए जरा फटाफट। ये प्रभु जी। कह रहा है बताओ कि ये ब्लॉक कितना मैक्सिमम अमाउंट से नीचे आएगा। बाकी भी ट्राई करें फटाफट, कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। नहीं, पुली तो बेटा अटैच है ना ऊपर से, तो वो मूव नहीं करेगा। देखो, एक्चुअल में क्या है ना कि ये क्वेश्चन बोलो या फिर ये क्वेश्चन बोलो, देखो अच्छे से समझो इस बात को। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। फिर हम बनाने तो जा रहे थे ये, गलती से हम बना दिए ये। एक्चुअली ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही है, और ये क्वेश्चन भी एक ही है। और आपको इसका आंसर याद ही है। हाँ, तुम ये कह सकते हो सर एक कैसे है, तो देखो ना, ये एक्स अमाउंट से नीचे तो ये एक्स अमाउंट से ऊपर, तो यही एक्स अमाउंट से नीचे तो ये भी एक्स अमाउंट से elongated। दोनों एक ही क्वेश्चन हो गया। इस कारण से हमने बिना कैलकुलेट किए हुए ही आंसर लिख दिया है। आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे इस तरह का एक ट्रैक है, हाइट है 2h, और एक ब्लॉक को हमने यहाँ से गिरा दिया,
और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये हाइट अपना एच है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज के। मान लो इस बॉडी को हमने वेलोसिटी दे दिया कुछ वी नॉट, बॉडी ऐसे आया और आके इसको कंप्रेस किया स्प्रिंग को। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, केवल इक्वेशन लिख लीजिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। चलिए फटाफट इक्वेशन बनाइए। नहीं प्रभु जी, पोटेंशियल जी वाले टर्म में गलती किया है, ध्यान से देख। जीपी वाले टर्म में गलती किया है, ध्यान से देख, ईपी सही है।
अच्छा, इक्वेशन फ्रेम करके दिखा दो। नहीं प्रभु जी, अच्छे से लिखिए। आंसर क्या आएगा वो बात की बात है। फटाफट लिखो बेटा। हाँ, कुछ नहीं है, देखना है और लिखना है। मैक्सिमम कंप्रेशन तब आएगा जब बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। लिख दो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। रेफरेंस लेवल यही मान लेते हैं हम लोग। फाइनल पोटेंशियल जीरो, इनिशियल एम जी एच। ये वाला हाइट तो एच रह जाएगा ना फिर। और स्प्रिंग वाली एनर्जी लिखी जाएगी तो लिखी जाएगी हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर माइनस जीरो। और कुछ है नहीं, एक्स यहाँ से निकाल लो, आंसर हो गया। आंसर आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच प्लस इतना, 2 से कर दो मल्टीप्लाई तो ये हट जाएगा, ए से कर दो डिवाइड, और x का पावर कर दो 1/2। ये अपना x निकल के आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। तो इसमें क्या दिक्कत है सार्थक जी? सार्थक जी, सार्थक, सामू, तेजस, क्या दिक्कत है ये सब में? तो बिल्कुल आसान था, देख देख के लिखना था। चलो आओ, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराते हैं। देखो, ये जो ब्लॉक है ये स्प्रिंग में अटैच नहीं है, ये बात को ध्यान रखो। इस ब्लॉक को हमने स्प्रिंग के अगेंस्ट में प्रेस किया हुआ है। ठीक है, ये अटैच नहीं है। इसको यहाँ रखे और एक्स अमाउंट से प्रेस करके छोड़ दिए। पहले तो आप ये बताओ कि जब ये यहाँ से छूटेगा, तो देखो, फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक, फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक when it leaves contact with the spring
when it leaves contact with the spring, यहाँ पे स्प्रिंग एकदम नेचुरल लेंथ में आ जाता है, स्प्रिंग एक्स अमाउंट से कंप्रेस है यहाँ पे। और सेकंड पार्ट में जाहिर सी बात है आगे यहाँ ट्रैक नहीं है तो ये ऐसे आके गिरेगा। तो आपको पता करना है कि ये रेंज कितना होगा, मतलब यहाँ से कितना हॉरिजॉन्टल दूर जाके गिरेगा ये ब्लॉक। चलो ट्राई करो फटाफट। ब्लॉक जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ेगा उस समय उसकी वेलोसिटी बताइए और फिर रेंज की वैल्यू बताइए।
नहीं प्रभु जी, गलत किया है देख। गलत इसलिए किया है कि पहले हमको एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक डालना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक डाल के पहले हमको ये वेलोसिटी निकाल लेना चाहिए। कैसे? फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल जीरो। जीपी का चक्कर है नहीं क्योंकि दोनों सेम लेवल में है। तो फाइनल हाफ के सॉरी फाइनली जो बॉडी यहाँ पे आएगा तो स्प्रिंग एकदम रिलैक्स्ड हो गया होगा, और पहले उसमें एनर्जी स्टोर्ड थी हाफ के एक्स स्क्वायर, और कुछ है नहीं। v की वैल्यू आ गई x अंडर रूट ऑफ के बाई एम। और एक बार v आ गया और हाइट बताई तो अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रेंज आपको पता होगा, ये होती है v इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g। और जहाँ जहाँ v आ रहा वहाँ ये डाल दो, खेल खत्म। तो थोड़ा सा यहाँ पे लग गया एनर्जी कंजर्वेशन, और थोड़ा सा आ गया प्रोजेक्टाइल। चलो आओ थोड़ा और देखते हैं। जैसे मान लो ये एक पेंडुलम है एल लेंथ का, इसका मास है m। फाइंड स्पीड ऑफ पेंडुलम। फाइंड स्पीड ऑफ पेंडुलम at the bottommost point of its trajectory कह रहा है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी बताओ, ऑल्सो कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग at the bottommost point of its trajectory कह रहा है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रस्सी का टेंशन कितना होगा बताओ जरा। नहीं प्रभु जी, फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है, सेकंड का गड़बड़ किया है। श्यामू ध्यान से देख, गड़बड़ कर रही है।
देखो, एक तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, क्योंकि एल हाइट लूज करके आया है ये, तो वेलोसिटी आई होगी अंडर रूट ऑफ 2gl। वैसे इसको एनर्जी कंजर्वेशन से भी हम डिराइव कर सकते हैं। फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल जीरो, यहाँ पे रेफरेंस लेवल ले लो तो फाइनल हो जाएगा जीरो और इनिशियल आ जाएगा एम जी एल, और कुछ है नहीं। तो वी की वैल्यू डायरेक्टली आ गई अंडर रूट ऑफ ऐसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, पूछ लिया आपसे टेंशन कितना होगा। टेंशन इधर, एम जी इधर, तो आप लिखोगे टी माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो टी माइनस एम जी और एम वी स्क्वायर बाई एल करोगे तो ये आ जाएगा 2 mg। तो आप देख सकते हो कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन आ जाएगा 3 mg। थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन, दोनों आ गया। आओ थोड़ा और देखते हैं। काफी क्वेश्चन करवा चुके ना, तो अब तो कम से कम प्रैक्टिस आपको कर लेना चाहिए। काफी क्वेश्चन करवा चुके। चलो एक दो और करवा के देखते हैं, आ जाओ। Find maximum possible elongation in the spring. चलो ट्राई करो। अब फटाफट अप्लाई करो। बहुत क्वेश्चन करवा चुके हैं हम प्रैक्टिस के फॉर्म में। अब फटाफट अप्लाई करो। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग। खाली फाइनल देखो, इनिशियल देखो, यही तो करना। और करना क्या है?
फटाफट ट्राई करो बेटा। देखते हैं प्रभु जी, फटाफट जा ट्राई करो सारे। कई क्वेश्चन कर चुके हैं, अब 2 दिन हो गए प्रैक्टिस करवाते। हाँ जी प्रभु जी के, बस एक प्रभु जी का आंसर आया, बाकी तो आंसर ही नहीं आया अभी तक। सार्थक लिख के दिखा। अरे बिल्कुल देखो और लिखो। फाइनल काइंड की एनर्जी क्या है देखो, इनिशियल क्या है देखो, फाइनल पोटेंशियल जीपी क्या है देखो, सब देख देख के लिखते जाओ।
देखो जब ये मैक्सिमम इलॉन्गेशन पे होगा तो मान लो ये x नीचे आया होगा, समझ में आता है कि ये 2x ऊपर गया होगा, तो स्प्रिंग का इलॉन्गेशन भी हुआ होगा 2x, और बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। बस इक्वेशन लिख देते हैं, आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो, इनिशियल जीरो। अब आता है जीपी की बारी, तो रेफरेंस लेवल यहीं लेते हैं। तो फाइनल हो जाएगा जीरो, इनिशियल आ जाएगा mgx। इस बॉडी के लिए रेफरेंस लेवल यहीं ले लेते हैं, तो फाइनल आ जाएगा mg इंटू 2x, इनिशियल आ जाएगा जीरो, प्लस हाफ के 2x का होल स्क्वायर माइनस जीरो। और तो कुछ है नहीं। तो देखो अगर ध्यान से तो ये आएगा 2k x, एक x मैंने उड़ा दिया है, इज इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, कितना आ रहा है, चलिए m1 m2 था ना, ये m1 है, ये m2 है, तो ये आ जाएगा m1g माइनस 2m2g। x यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई 2। तो ये अपना आंसर हो गया। प्रभु जी क्या लिखा था देखे जरा। 2m1 नहीं, प्रभु जी गलत किया है ना। तो बेटा कब लिखोगे इसको, कितना प्रैक्टिस करवा चुके रहे इसके ऊपर, ऐसा मत करो। और थोड़ा सा और बढ़ते हैं, थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ाते हैं, आ जाओ। जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, एल लेंथ का है, एम मास का है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमने इस बॉडी को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वी नॉट वेलोसिटी दे दिया है। स्ट्रिंग जो है ये मासलेस स्ट्रिंग है। तो जब कभी ये बॉडी यहाँ पे आएगा, यहाँ से चल के थीटा एंगल पे, तो कह रहा है बताओ भाई, यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी और यहाँ पे रस्सी का टेंशन कितना होगा। पहले इसको ट्राई करो, इस डेरिवेशन पे बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे, जरा ट्राई करके दिखाओ। वेलोसिटी कितनी होगी,
तो ऊपर डेरिवेशन चैप्टर के इसका जो भी रिजल्ट आएगा आपको एकदम ध्यान रखना है। सर क्या ढूंढना है? वेलोसिटी और टेंशन किसी भी थीटा पे। देखो, एक तो समझ में आता है कि यहाँ की वेलोसिटी देके यहाँ से पूछ रहा है। इसका मतलब ये साफ साफ इशारा किया जा रहा है कि आप एनर्जी बैलेंस्ड इक्वेशन को लगाइए। ये सब इशारा होता है, एक जगह का वेलोसिटी देगा दूसरे जगह का पूछेगा। समझ जाओ कि कह रहा है कि एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाओ। आओ लगाते हैं। फाइनल तो हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। अगर हम जीपी लिखने की कोशिश करें, इसको रेफरेंस लेवल मान के, और इसकी ये हाइट आई है, तो ये अगर एल है और ये थीटा है तो ये होगा एल कॉस थीटा, और ये वाला आ जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा वो होगा एम जी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा माइनस जीरो। और कुछ है नहीं, क्योंकि टेंशन का वर्क डन तो जीरो ही होता है। आपको पता है कि टेंशन नॉर्मल के अलोंग है और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के अलोंग, और दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू आती है वी नॉट का स्क्वायर माइनस टू जी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो पहला तो काम था वेलोसिटी निकालना, वो हमने निकाल लिया। अब आता है कि टेंशन कैसे आएगा। तो टेंशन आने के लिए हमको एफबीडी बनाना पड़ेगा। टेंशन इधर, एमजी इधर, एमजी का इधर वाला कंपोनेंट आएगा एमजी कॉस थीटा। तो लिखेंगे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। अब इस v की वैल्यू को लाके यहाँ डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर माइनस टू जी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू आएगी, देख लो, एम वी नॉट का स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी इंटू टू माइनस थ्री कॉस थीटा। भाई ये दोनों इक्वेशन आपको बहुत जबरदस्त तरीके से ध्यान होना चाहिए। ये इक्वेशन आपको क्या बता रहा है कि आपको वेलोसिटी का बॉटम, बॉडी का बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी पता हो तो किसी भी थीटा पे बॉडी की वेलोसिटी आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक वैसे ही अगर आपको बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी पता है तो आप किसी भी थीटा का टेंशन निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया डेरिवेशन। आओ इसमें क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, केस वन, when v naught is like this, अगर हम लोग बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बॉडी को वेलोसिटी दे दे अंडर रूट ऑफ जी एल। ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आपको बताना है कि वेलोसिटी की वैल्यू इस केस में, जैसे वेलोसिटी किस थीटा पे जाके जीरो होगा।
वेलोसिटी के जीरो होने का थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा। वैसे ही टेंशन के जीरो होने का कॉस थीटा क्या होगा, ये पूछता है आपसे। ठीक है, आओ देखते हैं, हम एक आपको करके दिखा रहे हैं। हमने अभी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनाया था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर माइनस 2pl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप पूछ रहे हो कि वेलोसिटी जीरो कब होगा, तो वेलोसिटी को जीरो कर दो। वी नॉट कितना है, तो वी नॉट है अंडर रूट ऑफ जी एल, तो ये हो गया का स्क्वायर, मतलब ऐसा। माइनस को माइनस छोड़ दो और यहां से कॉस थीटा निकालने की तैयारी है। आपसे पूछा ही था कि किस थीटा पे जाके वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगी, तो हमने वेलोसिटी को जीरो कर दिया। अब हम कॉस थीटा निकालने वाले हैं, तो आप कॉस थीटा निकालते हैं। देख लो, दिख रहा है 2 × 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 1 - cos थीटा इज 1/2, यानी cos थीटा इज इक्वल टू आ गया ऐसा। और cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 का मतलब है 60 डिग्री का एंगल। यानी ये कह रहे हैं कि जब आप बॉडी को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी दोगे, तो ये बॉडी 60 डिग्री का एंगल बनाएगा और वहीं पे रुक जाएगा, मतलब वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब यही काम अपने को टेंशन के लिए भी करना है। तो याद करो, अभी हमने टेंशन का एक्सप्रेशन बनाया था, टी इज इक्वल टू एम वी नॉट का स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी इंटू -3 cos थीटा। टेंशन जीरो करना है, कर दो, वी नॉट की वैल्यू को लाके डाल दो, कट कुट के इतना हो जाएगा, देख लो। का मतलब 2 - 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 3 cos थीटा इज इक्वल टू ऐसा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। टेंशन के जीरो होने का एंगल है cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, और वेलोसिटी के जीरो होने का एंगल है ये। अब देखते हैं कि इनमें बड़ा एंगल कौन सा है, मतलब पहले कौन जीरो होगा बाद में कौन जीरो होगा। आओ समझते हैं जरा इसको अच्छे से। ये कह रहा है कि जब आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसको अंडर रूट ऑफ जीएल वेलोसिटी दोगे, एक पर्टिकुलर एंगल पे आके वेलोसिटी जीरो होगा, और एक पर्टिकुलर एंगल पे आके टेंशन जीरो होगा। मुझे एक बात बताओ, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये वेलोसिटी के जीरो होने का एंगल है। टेंशन के जीरो होने का एंगल cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 है। आपको एक बात cos में अच्छी तरह से मालूम है, जितना बड़ा वैल्यू एंगल उतना ही छोटा। कैसे? cos 0 is 1 and cos 90 is 0। मतलब जितना बड़ा वैल्यू एंगल उतना ही छोटा, और जितना बड़ा एंगल वैल्यू उतना ही छोटा। तो मुझे देख के, इन दोनों को देख के पहले ये बताओ कि पहले कौन जीरो होगा, बॉडी की वेलोसिटी या टेंशन, सोच के बताओ। पहले कौन जीरो होगा, बॉडी की वेलोसिटी या टेंशन?
पहले कौन जीरो होगा? प्रभु जी कह रहे हैं कि पहले वेलोसिटी जीरो होगा और फिर टेंशन जीरो होगी। सामू भी यही कह रही है। अरे बाकी क्या कह रहे हैं? बाकी एकदम सन्नाटे में चले गए। हाँ, पहले वेलोसिटी जीरो होगी और बाद में टेंशन जीरो होता। लेकिन दिक्कत क्या है कि वेलोसिटी यहीं पे जीरो हो गई और वेलोसिटी के जीरो होने का जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। और यहाँ टेंशन जीरो होने का एंगल आ रहा है जो कि है कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। मतलब बॉडी पहले यहाँ से यहाँ गया और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो बॉडी यहाँ से आगे जाएगा क्या? जब बॉडी की वेलोसिटी पहले ही जीरो हो गई, इसका मतलब बॉडी और आगे तो जाएगा नहीं। इसका मतलब इस केस में टेंशन के जीरो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और टेंशन के जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब इसका मोशन कैसा होगा? ऑसिलेटरी। बॉडी जाएगी यहां से यहां जीरो, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ ही चलता रहेगा प्रोसेस। आप बोलेंगे कि इस केस में जो पेंडुलम का मोशन है वो ऑसिलेटरी है, जिसका मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड अगर देखें तो मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आ रही है वो 60 डिग्री आ रही है। देख लो, मतलब फाइनली अगर देखेंगे तो बॉडी का मोशन ऐसा होने वाला है। बॉडी 60 के एंगल तक आएगा, फिर इधर 60 के एंगल तक आएगा और ये ऑसिलेट करता रहेगा। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, बड़ा आसान। अब यही काम आपको दोबारा रिपीट करना है, दोबारा नहीं, ये काम आपको 5 बार रिपीट करना है। आप लिख लो पहले अच्छे से। केस टू, इस बार बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आपको लेना है √2gl। इस बार बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आपको वेलोसिटी लेनी है √2gl। आपको पता करना है कि वेलोसिटी के जीरो होने का थीटा क्या होगा, टेंशन के जीरो होने का थीटा क्या होगा, इन दोनों में बड़ा एंगल कौन होगा, मतलब पहले जीरो कौन होगा, ये आपको पता करना है। चलो करके दिखाओ। या एक काम करो, पहले ना इन सब के लिए थोड़ा जगह छोड़ दो और 5 6 जो केस है पहले वो बना लो, फिर एक एक करके ट्राई करते हैं। अगला केस लेना है आपको, केस 3, व्हेन V0 इज √3gl। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे करना वही है। पता करना है कि पहले कौन जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगा या टेंशन जीरो होगा, ये काम करना है आपको। फिर अगला केस लेना है, जब हम बॉडी को वेलोसिटी देंगे √4gl।
फिर वही वेलोसिटी जीरो कब, टेंशन जीरो कब, इन दोनों में छोटा एंगल कौन सा, बड़ा एंगल कौन सा, ये सब ढूंढना है। केस 5, when v नॉट इज अंडर रूट ऑफ 5gl, फिर वही काम। और एक लास्ट केस करना है आपको, केस 6, when v नॉट इज अंडर रूट ऑफ 6gl। सभी केसेस में आपको पता लगाना है कि वेलोसिटी के जीरो होने का थीटा क्या है, टेंशन के जीरो होने का थीटा क्या है, पहले कौन जीरो होगा, वेलोसिटी या फिर टेंशन। फटाफट एक एक करके शुरू करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, शुरू हो जाओ। ये कौन सामू क्या कह रही है, सर एक बार के वन दिखा दीजिए, एक मिनट रुक जा। तुझे केस वन नहीं, तुझे क्या चाहिए मुझे पता है ना। तुझे दोनों रिजल्ट चाहिए, मैं लिख देता हूँ देख। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर माइनस 2l इंटू 1 - cos थीटा, और टेंशन का इक्वेशन मतलब एम वी नॉट का स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी इंटू -3 cos थीटा। हाँ मुझे मालूम है ना, तुझे यही चाहिए था। चलो फटाफट ट्राई करो। नहीं प्रभु जी, अच्छे से निकालो। वेलोसिटी के जीरो होने का कॉस थीटा क्या आ रहा है देख। कॉस थीटा 1 आ रहा है, मतलब 0 डिग्री है, कैसे पॉसिबल है। बहुत बड़ा मैथमेटिकल ब्लंडर किया है तूने। बहुत बड़ा मैथमेटिकल ब्लंडर किया है। जीरो आ रहा है ना, तो कॉस थीटा का जीरो आना बता रहा है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। हाँ इसका मतलब हम समझाते हैं, छोड़ दो अभी। दोनों ही 90 पे जीरो हो रहा होगा, देखो अरे बाकी भी ट्राई कर रहे हैं। अनुष्का, तेजस, भाई ये चैप्टर सर वर्क फॉर एनर्जी का जान है ये पार्ट। मीनाक्षी फटाफट ट्राई कर इसको। हाँ इस बार दोनों ही 90 पे, हाँ 90 पे जीरो हो रहे होंगे, ये बात सही है। हाँ 90 पे जीरो हो रहा होगा, इसका मतलब हम समझाते हैं, अभी आप छोड़ दो। अब आप तीसरे केस में आ जाओ, हम समझाते हैं आपको क्या है इसका मतलब।
थर्ड केस में आप जरा ट्राई करें। नहीं, पहले आप मुझे वैल्यू बताओ, वेलोसिटी के जीरो होने का कॉस थीटा कितना आ रहा है। और वैसे कंक्लूजन तेरा ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग बता दे।
प्रभु जी सुनिए बात, जब आप कह रहे हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू -3/2 है तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी आप कुछ भी कर लो, वेलोसिटी जीरो होगा ही नहीं। और लास्ट केस में आप लिख रहे हो कॉस थीटा इजिकल टू -2 और -4/3, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ना तो वेलोसिटी का भी जीरो होगा, ना ही टेंशन का भी जीरो होगा। अब सारों का कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक बार मुझे बताना खाली वैल्यू क्या 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 आई है। और हम लोग सबका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ढंग से लिखते हैं एक बार सबको अच्छे से। देखो, अगर आप बॉडी को वेलोसिटी देते हो v0 = √g l, तो ये कह रहा है कि भाई 60 डिग्री का एंगल जाएगा और ये इस तरह का ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। जब आप 60 से बढ़ के आए v0 = √2gl में, तो ये कह रहा है कि 90 की वैल्यू आने के बाद दोनों साइमल्टेनियसली जीरो हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, जैसे 90 के एंगल पे टेंशन वेलोसिटी दोनों ही जीरो होंगे, लेकिन अगले इंस्टेंट पे जैसे ही बॉडी नीचे आएगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई है और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेंशन जीरो हुआ है, तो वेलोसिटी जीरो होने के बाद बॉडी जस्ट नीचे आएगी। और बॉडी जस्ट जैसे ही नीचे आएगा तो रस्सी स्लैग्ड रहेगा, टेंशनाइज हो जाएगा। बताओ। ये कह रहा है कि 90 के एंगल पे टेंशन जीरो हुआ, तो 90 के एंगल पे अगर टेंशन जीरो हुआ, इसका मतलब 89.99 डिग्री वाले एंगल पे टेंशन जीरो या नॉन जीरो है? बोलो। अरे ये √2gl वाले केस में अगर 90 पे एंगल जीरो हो रहा है, तो 89.99 डिग्री के एंगल पे टेंशन जीरो या नॉन जीरो है? आवाज नहीं आ रही है? क्या दिक्कत है? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। अरे हम ये कह रहे हैं कि 90 के एंगल पे अगर टेंशन जीरो है, तो 89.99 डिग्री के एंगल पे टेंशन जीरो होगा या नॉन जीरो? बताओ। नॉन जीरो, ऑब्वियसली। तो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी और टेंशन जीरो होगा, जैसे इनको छोड़ोगे तो क्या होगा कि वेलोसिटी यहाँ जीरो हो गई तो जस्ट ये बॉडी नीचे आएगा। और जैसे ही बॉडी नीचे आएगा, क्या रस्सी दोबारा टाइट हो जाएगी? ना, स्लैग नहीं रहेगी बेटा, टाइट हो जाएगी। जब 89.99 डिग्री पे देखना, इसके जस्ट पहले टाइट था, यहाँ स्लैग्ड हुआ, फिर जैसे नीचे आएगा टाइट हो जाएगा। देखो, खतरनाक केस तब बनता है जब बॉडी की वेलोसिटी नॉन जीरो हो और टेंशन जीरो हो। ये तो एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी जीरो हुआ कि नहीं हुआ, अगले इंस्टेंट में दोबारा टाइट हो गया।
मतलब इस केस में भी जो मोशन आएगा वो ऑसिलेटरी आएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा। ठीक है। अब तीसरा केस जो है उसका एंगल आप ठीक से ढूंढ के लेके आना। वेलोसिटी के जीरो होने का, थीटा को जीरो होने का प्रभु जी ने वैसे कर लिया है, बाकी इसको ट्राई करके आएंगे तब हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। काइंडली थोड़ा इसको पढ़ के आइए। 4 घंटे हम आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं इसके ऊपर, अब तो कम से कम थोड़ा आगे बढ़ाएं सिलेबस। और कुछ नहीं करना होता है, फाइनल देखना होता है, इनिशियल देखना होता है, इससे सिंपल काम और क्या होगा बोल। चलो यहीं पे क्लास को द एंड करते हैं, नोट्स जनरेट कर देते हैं, देख लो।